Hey, what's up everyone? Welcome back to another session. My name is आतिश और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनालाइज एंड डिस्कस करेंगे SFM जुलाई 21 ओल्ड सिलेबस एग्जामिनेशन. Highly disappointed with what institute has done with old course students, right? एग्जाम पेपर एक्चुअल में कितना टफ या फिर कितना इजी था उस पर हम लोग आराम से बात करेंगे. बट इररिस्पेक्टिव आई कुड वेरी वेल फील इट, आई कुड वेरी वेल सेंस इट कि अगर आपको पता है कि ओल्ड सिलेबस का ये लास्ट अटेम्प्ट है, राइट, और एग्जाम में बैठ के अगर आप ऐसा पेपर देखते हो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आपको नए दिखते हैं, तो समवेयर यू फाइंड योर सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंट एंड विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस, राइट. इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल जो एग्जाम पेपर का लेवल आता है, राइट, एसएफएम के लिए उसके बहुत बियॉन्ड जाकर इस बार एग्जाम पेपर बनाया है, राइट. लिटरल सेंस में हम लोग एक्चुअल में डीपली एनालाइज करने वाले हैं कि एग्जाम पेपर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टफ था या फिर हम लोगों ने सेंस कर लिया, राइट. बट गिवन द सिचुएशन आई वुड ऑब्वियसली रेट इट एज अ डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि एक लास्ट अटेम्प्ट का प्रेशर ज़रूर होता है उस चीज़ को लेकर, करेक्ट. एनीवेज दोस्तों, इस वीडियो के पहले हम लोग इस वीडियो में जो भी हमारा डिस्कशन करें उसके पहले एक छोटी सी चीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से. दोस्तों इस वीडियो को वो सिर्फ जो जिन लोगों की अभी एग्जाम चल रही है वो लोग इस वीडियो को ना देखें, सिर्फ वो ही लोग इन वीडियो को देखें जो इस वीडियो को लेकर अपने एग्जाम को लेकर एनालाइज करना चाहते हैं और ऑप्ट आउट के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं. रेस्ट ऑफ द गाइज हु आर बिट कॉन्फिडेंट कि हम लोग तो एग्जाम कंटिन्यू करने ही वाले, हम लोग कोई ऑप्ट आउट नहीं करने वाले, प्लीज दोस्तों दिस इज नॉट द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो. यू कैन सेव इट फॉर लेटर एंड देन वॉच इट लेटर, करेक्ट. थर्ड एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, करेक्ट, उसमें मैं आपको एक फाइल का रेफरेंस देने वाला हूँ. Majority of you guys now would be knowing about new questions by ICA वाला फाइल. उस फाइल का मैं रेफरेंस दूंगा, ठीक है. और वो फाइल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई करके हेडिंग मिलेगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जिसमें वो फाइल अपलोड किया और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. उस फाइल के बारे में लेट मी शो इट टू यू, राइट. ये वाला हमारा जो फाइल है इसकी बात चल रही है, ठीक है. इस फाइल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए हैं, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स किसके लिए रिलेवेंस है, तो वहाँ पर एक वीडियो टैग करो, आप जरूर वो वीडियो देखकर भी ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हो, करेक्ट. आई थिंक और कुछ इंपॉर्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. लास्ट दो चीज़ें, पहला तो ये कि अभी जो हम लोग इस पेपर पे हमारा डिस्कशन करेंगे दैट इज ऑब्वियसली अभी तक इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल सजेस्टेड रिलीज नहीं हुआ है. दैट विल बी आवर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड सोल्यूशन. इन केस जब भी सोल्यूशन सजेस्टेड आ जाएगा तो उसको लेकर मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर एक नोट अपडेट कर दूंगा, वेदर द क्वेश्चंस, वेदर द सोल्यूशंस हमने जो डिस्कस किए हैं और इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो जो सेम है या फिर अलग है. आप लोग जरूर वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के पहले एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना कि एक्चुअल में जो वीडियो में आप सोल्यूशन देख रहे हो वो सजेस्टेड से कितना अलग या फिर सेम है. लास्ट, इस वीडियो में जितने भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको लेके दोस्तों अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डाउट पूछ सकते हो. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वीडियोस दैट आई अपलोड एंड ऑल द पीडीएफ्स दैट आर बीइंग फ्लोटेड इन द मार्केट, राइट. एंड लास्ट, यूट्यूब चैनल तो ही आपके सारे अपडेट्स के लिए, करेक्ट. तो आई थिंक आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, उसके पहले क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से बात करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर देखा जाए चैप्टर वाइज ब्रेकअप, दोस्तों 120 मार्क्स को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है. पहला 16 मार्क्स का थ्योरी एज इट इज अलग हटा दिया है, वहां पे तो ऊपर जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. दोस्तों म्यूचुअल फंड से 9 मार्क्स, मनी मार्केट ऑपरेशंस 5, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में इक्विटी और फिक्स्ड इनकम 21 और 8 मिला के 29 मार्क्स. नॉर्मली दोस्तों इसका वेटेड आई वुड से नॉट मोर देन 10 to 15 मार्क्स, राइट. इस बार 29 मार्क्स का पूछा गया. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 10 मार्क्स, फॉरेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट था दैट इज 6 मार्क्स, फॉरेक्स 16, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज 5, 8 और 12 मार्क्स और रेस्ट ऑफ इट इज थियरी. इसको देखकर क्या बोला जा सकता है, पहली चीज डेरिवेटिव्स और एमएनए, इन दो चैप्टर्स जिसका सिग्निफिकेंट वेट होता है एग्जाम में, राइट, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. सेकंड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन को प्राइमरीली ओवरवेट कर दिया गया एज कंपेयर टू हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे भी सारे चैप्टर्स का वेट बढ़ाया गया. वो जो थोड़ा
ऑकवर्ड है, मतलब वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन से पेपर ज़्यादा आना इजी माना जाता है, बट जितने भी क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूएशन से पूछे गए मेजॉरिटी नए थे, करेक्ट, कुछ एक दो क्वेश्चंस देखे हुए थे, राइट। तो ये था चैप्टर वाइज ब्रेकअप। अब न्यू कोर्स स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ से लेके ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट है। आप पे कैपिटल बजटिंग, लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें फैक्टरिंग का एक क्वेश्चन आता है, राइट, और थियरी, ये चार चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हैं ये सारे आपके लिए एप्लीकेबल है और यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। इनफैक्ट आई वुड से यू मस्ट रेफर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन नए, ट्रिकी बट नॉट सो डिफिकल्ट थे जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, करेक्ट। डेरिवेटिव्स मैंने कंप्लीटली मिसिंग, वी कांट हेल्प इट राइट नाउ। इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं दोस्तों, 116 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, राइट। उसमें से 16 मार्क्स का थ्योरी एज इट इज अलग हटाया है। 25 मार्क्स के वो क्वेश्चंस हैं जो ये तीन चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं, राइट। कैपिटल बजटिंग, लीजिंग और फैक्टरिंग मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए जाएंगे। बचा हुआ 75 मार्क्स इस वीडियो में पूरा डॉट टू डॉट सॉल्व करेंगे हम लोग। मेरा अंडरस्टैंडिंग आई एम सॉरी 75 मार्क्स का अगर पेपर देखा जाए तो उसको लेके मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखो वो क्वेश्चन जो पहले कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, सेम क्वेश्चंस या फिर सिमिलर क्वेश्चंस आई वुड से 24 मार्क्स के थे आउट ऑफ 75। मतलब 75 में से इसमें कितना सेम और सिमिलर था दैट आई वोंट बी एबल टू गाइड। जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें से 24 मार्क्स आई वुड से ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर ही थे। सेकेंड, अब बचे हुए जितने भी नए क्वेश्चन है उसको दो कैटेगरी में बाइफर्केट किया है। नए क्वेश्चंस में से 30 to 35 मार्क्स आई वुड से नए थे बट इजी थे, थोड़ा दिमाग लगाने से मैनेज किए जा सकते थे। 16 to 21 मार्क्स आई वुड से एग्जाम हॉल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या फिर इतने ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, करेक्ट। सो दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओल्ड कोर्स एग्जामिनेशन जिसमें 75 मार्क्स का मैंने आपको ब्रेकअप दिया है। I think that's all, and now we can move to start discussing the question paper, correct? So starting with the first question. दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन नवंबर 18 एग्जाम में पूछा गया, करेक्ट। आई थिंक मैं यहाँ उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और आप लोग सुन लीजिए। ये जिस फाइल के मैं बारे में बात कर रहा था ना, ये एक्चुअल में कंपाइलर है जो एग्जाम के पहले हम लोग फ्लोट कर रहे थे। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। दोस्तों इस फाइल में से आई वुड से 9 मार्क्स एज इट इज और 12 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया, करेक्ट। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस की अगर इतना टफ पेपर आता है जिसमें से पहले ही हमारे पास बहुत कम मार्क्स है जो देखे हुए होते हैं, राइट, और उसमें से अगर ऐसा कुछ फाइल में से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैंने एग्जाम के पहले भी तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके बोला ही था कि सारे नए क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने लास्ट 2-3 साल में रिलीज किए वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, राइट। नेवरदलेस अनफॉर्चुनेटली न्यू सिलेबस का पेपर इतना ईजी आया कि उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट्स और इसमें से क्वेश्चंस टेस्ट ही नहीं किए। वो पुराना जो प्रैक्टिस मैनुअल था ना बस एज इट इज उसको टेस्ट कर लिया। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 18 के लगभग जैसा आई वुड से बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आपको इस फाइल में मिल जाएगा। नवंबर 2018 में दोस्तों लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। The asset management company of a mutual fund has declared a dividend of 9.98% on the units under dividend reinvestment plan for 31st March 2021। दोस्तों 9.98% का डिविडेंड डिक्लेयर किया ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब ये डिविडेंड कैश में नहीं मिलने वाला है, इसके अगेंस्ट यूनिट्स इश्यू होने वाली है। 31 मार्च 21 एंड की बात चल रही है। द इन्वेस्टर्स आर इश्यूड एडिशनल यूनिट्स फॉर द डिविडेंड एट द रेट ऑफ क्लोजिंग एनएवी। मतलब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जो नई यूनिट्स इश्यू की जाएगी वो किस प्राइस पे की जाएगी, जो भी क्लोजिंग एनएवी है। मतलब डिविडेंड का अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग एनएवी विल बी द यूनिट्स दैट आर गोइंग टू बी री इन्वेस्टेड और इश्यूड टू द यूनिट होल्डर्स, करेक्ट। और क्लोजिंग एनएवी कितना था 24.95। An investor, Mr. X, who is having 20,800 units at year end, has made an investment in the units before declaration of dividends and at the rate of opening NAV and entry load of 0.04। क्या बताया? मिस्टर एक्स जिसके पास आज 20,800 यूनिट्स हैं, इन्होंने जब इन्वेस्ट किया था वो ओपनिंग एनएवी पे किया था प्लस एंट्री लोड ऑफ 0.04 पे ओपनिंग एनएवी में ऐड किया था, वो उनका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था, ओके। और अच्छा ओपनिंग यूनिट्स के बाद तो कुछ री इन्वेस्ट हो गई होगी, उसके बाद ये 20,800 आ रहा है, पहली चीज़। दूसरा ओपनिंग एनएवी कितना है वो भी हमें नहीं पता है, बस ओपनिंग एनएवी पे एंट्री लोड है 0.04 का जो ऐड करना रहेगा।
NAV हैज एप्रिशिएटेड बाय 25% ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग NAV के बीच का रिलेशनशिप मिल गया दोस्तों आपको 0.25%। हमें क्या करना है, फेस वैल्यू 10 अज्यूम करना है, परफेक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओपनिंग NAV, परफेक्ट। दोस्तों 24.95 क्लोजिंग NAV है, करेक्ट। ओपनिंग NAV में अगर 25% ऐड किया जाता है तो क्लोजिंग आ जाता है, तो रिवर्स कैलकुलेशन से आपने ओपनिंग NAV कैलकुलेट करी 19.96 रुपीज। बहुत सिंपल, बेसिक। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड बताना है, मतलब इनिशियल परचेज कितनी यूनिट्स की गई थी वो बताना है, ओके। हम लोग एक छोटी सी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। देखो, टोटल क्लोजिंग यूनिट्स आपको दिए 20,800, और ऐसे इनफैक्ट पता है क्या, किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, नवंबर 20 का एग्जाम पेपर न्यू सिलेबस का अगर आप देखोगे ना तो यूल रियलाइज कि ये एग्जाम पेपर उसके सामने टच भी नहीं हो रहा है। दैट वाज रियली अ लेवल जहां पे आपको क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आएगा कि यार करना क्या है, कहां से स्टार्ट करें, करेक्ट। यहां एटलीस्ट आप कुछ तो रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो एक बात मानो, उस क्वेश्चन में भी जब मैंने पूरा सोल्यूशन अपलोड किया था, इन केस यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर इट ओवर देयर, उस क्वेश्चन वो वाला पेपर भी जब हमने सॉल्व किया था मैंने एक ही चीज बताई थी, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया है ना उसका यूज करके कुछ इक्वेशंस तो फॉर्म करो, अपने आप सारी चीजें बैक कैलकुलेट होकर निकल सकती है, करेक्ट। कॉमन सेंस से सारी चीजें मैनेजेबल है, उस पेपर में आप लोग ये रियलाइज करेंगे। इनफैक्ट मैं एक और चीज बता दूं, सी विद ऑल माई सिंपैथीज टू यू गाय, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू वॉट एवर हैज हैपेंड, ठीक है, एग्जाम पेपर दोस्तों इतना टफ नहीं था। प्लीज डोंट फाइंड माई सेल्फ रूड, प्लीज डोंट मतलब इसको मेरा ईगो मत समझना, मैं आपके ही बिहाफ में हम दोनों को एक कंसिडर करते हुए एक बात कन्वे करना चाह रहा हूँ। दोस्तों हम पेपर सॉल्व करेंगे, आपको रियलाइज होगा एग्जाम पेपर इतना टफ नहीं था जितना हमने रिएक्ट किया, ठीक है। हम लोग सॉल्व करें, आप रियलाइज करना, आपको लगेगा यार इतना तो मैं सोच सकता हूँ ना, बस हम सोच नहीं पाए उस मोमेंट में, उस प्रेशर में। ऑल्दो आई मतलब विद वॉट एवर आई से, ऑब्वियसली अगर लास्ट अटेम्प्ट होता और मुझे भी ऐसा पेपर अगर देने के लिए बैठा देते तो एक वो अनड्यू प्रेशर रहता उस चीज़ का, राइट। हैविंग सेड दैट आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये सब बात क्यों बताई थी, सिंपली कि एग्जामिनर ने क्लोजिंग दिया है, आपको पता है कि ओपनिंग प्लस री इन्वेस्टमेंट विल बी क्लोजिंग। चलो ओपनिंग एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो री इन्वेस्टमेंट कितना होगा, डिविडेंड जितना री इन्वेस्ट होगा, मतलब री इन्वेस्टमेंट पे आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी, जितना भी डिविडेंड री इन्वेस्ट होगा उस दिन की जो भी इश्यू प्राइस रहेगी उतनी यूनिट्स आपको और इश्यू कर दी जाएगी, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दोस्तों, 9.98% फेस वैल्यू पे अगर आपको मिलता है, मतलब हर यूनिट पे 0.988 का डिविडेंड, मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स, मतलब आपको टोटल डिविडेंड इतना री इन्वेस्ट हुआ था। जिस प्राइस पे वो री इन्वेस्ट हुआ, अगर 24.95 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या ये आ जाएगा, क्या टोटल कितनी यूनिट्स री इन्वेस्ट हुई। तो ओपनिंग प्लस यूनिट्स री इन्वेस्टेड इज गोइंग टू गिव मी द क्लोजिंग, करेक्ट। यहां से आप एक्स फाइंड कर सकते हो और आपका आंसर आएगा ओपनिंग यूनिट्स 20,000 का री इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। क्वेश्चन ने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज पूछा, वो आपने बता दिया। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों 20,000 यूनिट्स इन्वेस्ट की, 19.96 के NAV था और उसमें एंट्री लोड ऐड किया तो टोटल 4 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। क्वेश्चन बेसिक, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आता तो डिफिकल्ट रहता, बट ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है ना, देखे हुए क्वेश्चन में तो मैं ब्रेक डाउन कर ही नहीं रहा हूँ कि डिफिकल्ट या ईजी है, देखा हुआ तो होना ही चाहिए, करेक्ट, डन। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटली नया, बट स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि मैनेजेबल होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों रेपो और रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% मैनेजेबल होना ही चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं भी आपको कमी, अगर आपको इस पे कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 100% क्लैरिटी के साथ एक वीडियो बनाया था, वहां पे टैग कर रहा हूं। वीडियो आई थिंक 2 घंटे का, लेकिन उसका एंड वाला पार्ट जरूर देखना। एंड में हम लोगों ने रेपो रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, करेक्ट। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंक BK एंटर्स इनटू अ रेपो फॉर 9 days विद बैंक एनी, मतलब इंपॉर्टेंट था 9 days की बात, कितने दिन के लिए वो रेपो एंटर किया गया, 9 days। रेपो में सिक्योरिटीज आपने क्या ट्रांसफर की, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड जो 2022 में मैच्योर होंगे, जिसका फेस वैल्यू है 2 करोड़। हमने बात की थी कि ये जो भी अमाउंट दिया था नॉर्मली फेस वैल्यू ही मानी जाती है। द अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। दोस्तों फर्स्ट लेग पेमेंट मतलब स्टार्ट प्रोसीड, मतलब इन अदर वर्ड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूं, ठीक है, तो आपने लोन कितने का लिया, 2,000 मतलब 2,06,750। आपने उस लोन के अगेंस्ट रीपेमेंट कितना किया, 2,31,759। इनिशियल मार्जिन 1.25, डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट 240, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उसके पहले एक बेसिक बैकग्राउंड देना चाहता हूं इसके बारे में, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मत डरो। सिंपल, आप एक बैंक है,
एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, ठीक है, वो जो भी सिक्योरिटी का उस दिन का डर्टी प्राइस होता है, मतलब क्रीम प्राइस जो मार्केट में ट्रेड होता है उसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करो तो डर्टी प्राइस होता है। आपने जो भी सिक्योरिटी सामने वाली पार्टी को सेल की है उसके डर्टी प्राइस को लेकर उसमें से अगर मार्जिन डिडक्ट कर दो, ठीक है, तो ये आ जाता है कि आपको उसके अगेंस्ट कितना लोन मिलेगा, ठीक है। तो आप तीन बातों का रिलेवेंस समझ गए यहाँ पे। क्लीन प्राइस क्या होता है, अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करो तो डर्टी प्राइस आ जाता है, टोटल जो भी डर्टी प्राइस है सारी सिक्योरिटी जो आपने सामने वाली पार्टी को सेल की है, ठीक है, उसमें से अगर मार्जिन डिडक्ट करो तो ये आ जाता है कि आपको स्टार्ट प्रोसीड्स कितना मिलेगा। स्टार्ट प्रोसीड में अगर रेपो का इंटरेस्ट रेट ऐड कर दो तो आपको रीपेमेंट का प्रोसीड आ जाता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। हमें क्या करना है, रेपो रेट फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली आपने स्टार्ट किया, हाँ स्टार्ट किया 2 करोड़ 6 लाख से 6,000 से, मतलब ये वाला, इसमें अगर सॉरी लेट मी रिपीट, दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट, दिस इज बिफोर इंटरेस्ट, राइट। क्या मैं बोल सकता हूं कि आफ्टर इंटरेस्ट विल बी ओपनिंग प्लस 1, ओपनिंग इनटू 1 प्लस आर एन, राइट, सिंपल इंटरेस्ट वाला थॉट। मतलब 2 करोड़ 6,000 से स्टार्ट किया, उसमें अगर 1 प्लस आर एन कर दिया तो इतना अमाउंट आ जाता है। उस पूरी इक्वेशन में दोस्तों सिर्फ आर मिसिंग है। एन क्या रहेगा, 9 डेज डिवाइड बाई 360, तो 1 प्लस आर एन में आर मिसिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज है आपके पास जिससे आपका आर आ जाता है 5%। मेक सेंस है ना, कॉमन सेंस की बात है यार। सेकंड, डर्टी प्राइस कितनी है, डर्टी प्राइस। दोस्तों एक बात बताइए, आपने जितनी भी सिक्योरिटीज, जितने भी सिक्योरिटीज के डर्टी प्राइस इतना अमाउंट सामने वाली पार्टी को सेल किया होगा, सामने वाली पार्टी ने उसमें से मार्जिन डिडक्ट करके आपको लोन दिया होगा। मार्जिन कितने का डिडक्ट किया, 1.25%। मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या कि लोन का अमाउंट जो होगा वो 88.75% होगा, ठीक है। मतलब 100 में से 1.25% डिडक्ट करो तो 88.75% लोन के अमाउंट के बराबर आता है, स्टार्ट प्रोसीड के बराबर आता है। तो 100% कितना, रिवर्स कैलकुलेशन, ये क्या आ जाता है, डर्टी प्राइस। क्लीन प्राइस कितना। अभी डर्टी प्राइस को लेकर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि हमारे पास बॉन्ड का फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें ये नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। अगर फेस वैल्यू 100 अज्यूम की जाए, ठीक है, और 2 करोड़ से डिवाइड किया जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। डर्टी प्राइस को उसी नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करते तो 1013, मतलब हर बॉन्ड का डर्टी प्राइस आ जाता है। मुझे ये नहीं पता चल रहा था इनको टोटल चाहिए या फिर ये चाहिए, और एग्जाम में ऐसी सिचुएशन में मैं होता हूं तो मैं दोनों चीज़ करके आ जाता हूं क्योंकि एक्स्ट्रा 10 सेकेंड का काम है। सेकेंड, क्लीन प्राइस का क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। क्लीन प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करो तो डर्टी आ जाता है ना, मतलब डर्टी में से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्लीन आ जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, लास्ट कूपन पेमेंट को 240 डेज हो चुके हैं, है ना। उस बॉन्ड पे कूपन कितना मिलता है, 6% ऑफ द फेस वैल्यू। मतलब अगर पर सिक्योरिटी पे देखा जाए तो 1000 रुपए पे 6% 240 डेज के लिए 360 डेज के अकॉर्डिंग, राइट। आई होप यहां पर भी 360 डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एक पॉसिबिलिटी कि वो 365 डेज कर दें, क्योंकि हो सकता है ये वाला 360 उन्होंने रेपो और रिवर्स रेपो को लेकर बोला हो, ना कि क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस को लेकर। बट एनीवेज हम लोग 360 से प्रोसीड कर रहे हैं। डर्टी प्राइस में से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए तो क्लीन प्राइस आ जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कुछ और ऐसी बात है जो मुझे आपको बताना है, ठीक है। रेस्ट ऑल इज सिंपल, क्लियर एंड सॉर्टेड। जस्ट एक सेकेंड दीजिए मुझे सोचने के लिए, ठीक है यार, दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक। क्वेश्चन नंबर 1C, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1C फ्रैंकली ओल्ड सिलेबस के जो कैपिटल बजटिंग, लीजिंग और वो वाले चैप्टर्स इस वीडियो में उनको इंक्लूड करने का इंटेंट नहीं है। ओल्ड कोर्स स्टूडेंट थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करें। सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस अपने लेवल पे अगर आप फिगर आउट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में शायद कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैश फ्लोज हैं, उनकी सर्टेनिटी फैक्टर्स हैं, एक्सपेक्टेड आ जाता है और यहाँ से आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हो। सेकेंड, फर्स्ट का डी पार्ट, अगेन नया क्वेश्चन, सोचना थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स था। अगर दिमाग चल गया तो चल गया, अदरवाइज नहीं चला। वो बीच में आप लोग नहीं फंसोगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं, बट ऑब्वियसली आई वुड रेट इट डिफिकल्ट ओनली, मतलब थोड़ा सा एग्जाम में शायद उस टाइम ना भी सोच पाओ, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मिड लेवल पे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, ईजी भी नहीं। एनएम लिमिटेड
एस्पायरिंग टू एंटर द कैपिटल मार्केट इन 3 years टाइम, 3 साल बाद उसको सपोज आईपीओ लाना है, ठीक है। द बोर्ड वांट्स टू अटेन अ टारगेट प्राइस ऑफ 70 ऑफ इट्स शेयर एट द एंड ऑफ 3 year, 3 साल बाद 70 का टारगेट प्राइस उनको चाहिए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इज 52.3, शेयर का आज का वैल्यू कितना 52.3। The dividend is expected to grow at the rate of 15% for next 3 years। दोस्तों आज से लेके अगले 3 साल तक, मतलब 1, 2 और 3, इन तीनों साल की डिविडेंड की ग्रोथ होगी 15%। एनएमएल यूजेस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉर इट्स प्रोजेक्शंस, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है। दोस्तों हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिविडेंड टू बी कैलकुलेट क्या करना है, सुनना बहुत अलग कहानी है। You are required to calculate the amount of dividend to be declared by the board in the base year so as to achieve the target price। टारगेट प्राइस था 70, उसको अचीव करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है बेस ईयर, मतलब 0 ईयर में कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें कि वो टारगेट प्राइस अचीव हो जाए। ओके, क्या मतलब इस क्वेश्चन में जो भी डिटेल्स है आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, क्या आज का प्राइस के अगेंस्ट फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वेट कर सकते हो, और उस पूरी इक्वेशन में सिर्फ D0 मिसिंग रहेगा। जैसे कि डू यू अग्री कि आज जो प्राइस है दैट विल बी अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 कैश फ्लोज, डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का प्राइस विच इज 70, करेक्ट। मतलब 1, 2, 3 और फोर्थ कैश फ्लो, ये दोनों कैश फ्लो थर्ड ईयर के एंड के। नाउ फर्स्ट ईयर के एंड का कैश फ्लो क्या होगा, जो भी D0 जो बेस ईयर का डिविडेंड है प्लस 15%, करेक्ट। उसका अगर प्रेजेंट वैल्यू करना है मतलब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। तो ये फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो कितना, D0 इंटू 1.15 का स्क्वायर और उससे 2 साल का फैक्टर, मतलब सेकेंड ईयर के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ये। थर्ड ईयर का टोटल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ये है, जिसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। क्या क्या, डिविडेंड मतलब D0 इंटू 15% का ग्रोथ 3 टाइम्स और थर्ड ईयर का फैक्टर, और 70 रुपीज का टारगेट प्राइस जो आप अचीव करना चाहते हो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे किया। दोस्तों इन सब को करने से सिर्फ एक ही नंबर इस इक्वेशन में मिसिंग है, जो बोलता है कि अगर आपने 0 ईयर का डिविडेंड 2% रखा ना, ठीक है, और 2% का डिविडेंड रख के उसमें 15% का ग्रोथ ऐड करते गए और 70 का अगर क्लोजिंग है, करेक्ट, तो ऐसे और उसका प्रेजेंट वैल्यू किया तो आज शेयर का ये प्राइस आ जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है कि आज D0 कैसा रखना पड़ेगा। फ्रैंकली पहले मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाइड नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेशन कर लिया था। क्या सोच के, ध्यान से सुनना, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक थॉट शेयर कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज सजेस्टेड में अगर वो नए वाले थॉट से, जो डिफरेंट वाला थॉट है, अगर उससे उन्होंने सॉल्व कर दिया तो कहानी अलग हो सकती है। सिर्फ उस चीज का ब्रीफ देने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या सुनना, एक्चुअल में थॉट ये कहता है मेरा कि 70 की प्राइस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि 70 के पहले डिविडेंड्स कितने थे। मतलब थर्ड ईयर की प्राइस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि थर्ड ईयर के पहले डिविडेंड्स कितने थे, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि थर्ड ईयर के फ्यूचर डिविडेंड्स कितने थे और उनकी ग्रोथ कितनी थी, करेक्ट। तो यहां पे 70 का प्राइस लेने के लिए हमने रिवर्स कैलकुलेशन तो कर लिया D0 का, बट इस बात का कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिडेंटली नहीं आता है, क्योंकि 70 का जो अचीवमेंट है वो तो फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू होती है, ना कि लास्ट 3 डिविडेंड्स की, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूट इसमें कुछ और अजम्पशन लेके कुछ और सॉल्व कर दे। फ्यूचर डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू करते टाइम मुझे कुछ डेटा मिसिंग लगा, इसलिए मैं वो अप्रोच आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। शायद इंस्टीट्यूट कुछ अज्यूम करे, और अगर लकी रहे तो इसको इसी सिंप्लीफाइड मैनर में इंस्टीट्यूट सॉल्व करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मिस ये कर सकते हो कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे D1 ले सकता है, जबकि बेस ईयर लेना था तो D0 इंटू 1 प्लस G करना रहेगा, करेक्ट। आई डोंट थिंक कुछ और नई बात इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है, लीजिंग के ऊपर क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2B, इंटरेस्टिंग और बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल भी नई बात नहीं, ठीक है। An investor has recently purchased substantial number of 7 years 6.75% rupee 1000 bond with 5% premium payable on maturity। एक ही लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बॉन्ड की बात चल रही है, ठीक है। 7 years मेच्योरिटी है, 6.75 कूपन है, फेस वैल्यू 1000 है और 5% रीपेमेंट के टाइम पे, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है। YTM है, रिक्वायर्ड YTM 9%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट 9%।
ठीक है, ये इन्वेस्टर ने परचेज किया. However, due to financial crunch, he is looking to sell these bonds and has got a proposal from another investor who is willing to purchase the bond at a maximum amount of 897 per bond. दोस्तों आपने कितने में परचेज किया वो नहीं पता, लेकिन आपने परचेज करने के बाद आपको सेल करने की इच्छा हुई, और जब आपने सेल करना चाहा तो एक सामने वाले इन्वेस्टर ने 897 का प्राइस ऑफर किया है. इन्वेस्टर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलो करता है वैल्यूएशन के लिए. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. You are required to determine market price, duration, volatility of the bond. Market price क्या है? 67.5 का कूपन पेमेंट है, राइट, रुपीस की टर्म्स में, जो अगले 7 साल तक रिसीव होगा. 1050 5% का प्रीमियम ऐड करने के बाद रिडेम्पशन वैल्यू रिसीव होगा. उन सारे कैश फ्लो का 9% के डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट कर दिया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है, राइट. दैट बिकम्स द प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ड्यूरेशन क्या है आगे देखते हैं, और वोलेटिलिटी क्या है. दोस्तों ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी, कॉन्वेक्सिटी और इम्यूनाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है जिस पे आपको मज़ा आ सकता है. ठीक है, कॉन्वेक्सिटी वाला वीडियो वहाँ टैग कर रहा हूँ, इम्यूनाइजेशन वाला प्लीज़ आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा. ठीक है, गूगल मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा. यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पे बात करेंगे, बेसिक चीज़ें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B का सोल्यूशन. दोस्तों फॉर्मेट कैसा रहता है, ईयर्स, जो भी आपके कैश फ्लोज हैं, मतलब 7 ईयर की बात की, 67.5 सो ऑन चला 6 साल तक, और 7th ईयर 67.5 प्लस 1050 विद प्रीमियम. इनको दिए गए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाते हैं, जिसका सम हो जाता है बॉन्ड का आज का प्राइस, जो आ रहा है 914 रुपीज़. करेक्ट, रुपीज टर्म्स में हर बॉन्ड का प्राइस 914. फर्स्ट पार्ट सॉर्टेड. सेकेंड लेवल पे बोल रहा है वो ड्यूरेशन कैलकुलेट करो. ड्यूरेशन मतलब ऑब्वियसली मकाउलेस ड्यूरेशन, और मकाउलेस ड्यूरेशन दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, इनको वेट्स मान लेते हो और इनको वैल्यूज मान लेते हो, और इन वैल्यूज का वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेते हो. मतलब T इंटू W वाला कॉलम क्रिएट किया, जिसका सम आ जाता है 5262.7. सो दैट आई कुड सेव माई टाइम. मैंने सब M प्लस में डालता गया और कैलकुलेट कर लिया, तक क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना नहीं, डिस्कस करना इंटेंट है. This value, which is weight multiplied by value, divided by sum of weight, which is this, gives me a duration of 5.76 years. ठीक है, और volatility, which is modified duration, which is Macaulay duration divided by 1 plus periodic YTM. यहाँ पे आपका कूपन का पेमेंट 1 साल का था, ठीक है, इसीलिए आपने 1.09 से डिवाइड किया. आपका YTM था 9% और पीरियड था 1 ईयर, राइट. तो 5.7 को 1.09 से डिवाइड करते हो तो 5.28 आ जाता है, विच इज दी वोलेटिलिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ दी बॉन्ड. करेक्ट. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में जो भी पूछा था आपने क्लियर किया, मतलब फर्स्ट की बात चल रही. सेकेंड, रिक्वायर्ड YTM ऑफ न्यू इन्वेस्टर. फर्स्ट वाले का YTM दिया था और प्राइस पूछा, सेकंड वाले का प्राइस दे दिया और YTM पूछ लिया. YTM कैलकुलेट करने के 2 तरीके, पहला अप्रॉक्सीमेट, दूसरा प्रिसाइज. अप्रॉक्सीमेट तो फॉर्मूला आप सब समझ गए, प्रिसाइज वाला मतलब IRR मेथड. मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो अप्रॉक्सीमेट ही यूज होना चाहिए. एक मन में छोटा सा क्या डर है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलो करो. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलो करना मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कर देना. मतलब एक सेंस में लग रहा है कि यार ये लोग IRR से अप्लाई ना कर दें, बट सुपर हाई पॉसिबिलिटी के वो जो अप्रॉक्सीमेट मेथड वाला फॉर्मूला है वो लोग यूज करेंगे, और हम भी वही यूज करना चाह रहे हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है और सारी चीजें देखिएगा. YTM का फॉर्मूला बोलता है जो भी आपकी कूपन है, राइट, प्लस जो भी आपका डिफरेंस है खरीदने और बेचने का, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स में वो बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिवाइड बाय एवरेज प्राइस आज का और 1050 का एवरेज. ठीक है, 67.5 का कूपन प्लस दोस्तों आपने 897 में बॉन्ड खरीदा और 1050 पे आप रिडीम करोगे, मतलब ये भी आपका एक्स्ट्रा गेन जिसको 7 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मतलब टोटल हर साल कितना गेन वो आ जा रहा है न्यूमरेटर में. उस गेन के अगेंस्ट आपका एवरेज पैसा कितना ब्लॉक्ड था, 1050 और 897 इन दोनों का एवरेज. करेक्ट, जिससे 9.18 आपका YTM आ जाता है अप्रॉक्सीमेट मेथड से. करेक्ट. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली डन. सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड YTM. दोस्तों ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, इनवर्स रिलेशनशिप है. YTM बढ़ता है प्राइस कम होता है, और YTM कम होता है तो प्राइस बढ़ता है, ऑब्वियसली क्योंकि YTM इज द डिस्काउंटिंग रेट. करेक्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2B डन. क्वेश्चन नंबर 3A, इसको 12 मार्क्स का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 18 में पूछा गया.
नवंबर 18 वाला क्वेश्चन सॉल्व आप किए होते पहले से तो भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोग कर भी पाते, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी लगा तो इसको वो मैं क्वेश्चन बोलूंगा जो उस 3 घंटे के प्रेशर में होना एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, चीज़ इतनी डिफिकल्ट नहीं, सुनने के बाद ईजी लगेगा लेकिन इनिशियली सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आइए देखते हैं। ठीक है, SM लिमिटेड हैज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹3000। कंपनी का मार्केट कैप दिया है 3000 करोड़, करंट EPS ₹200, करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15। इन तीन का यूज करके क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? आप तो M&A चैप्टर वाले हो यार। P और EPS को कैलकुलेट करके मार्केट प्राइस आ सकता है, मार्केट कैप को मार्केट प्राइस से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ सकते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस आपके सामने, नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन में आगे देखते हैं। मतलब 200 बाय 15, 3000 का मार्केट प्राइस और 3000 करोड़ डिवाइड बाय 3000 पर शेयर, 1 करोड़ के शेयर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग टू प्रपोजल टू बायबैक। बायबैक का क्वेश्चन है दोस्तों। 20% ऑफ द शेयर्स मतलब कितना? 1 करोड़ का 20% मतलब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक 20 lakhs। 20 lakhs के शेयर्स आपको बॉट बैक करने एट अ प्रीमियम विच कैन बी सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। प्रीमियम पे बायबैक करना है, प्रीमियम का अमाउंट नहीं बताया, वो पूछ रहे हैं जितना कंपनी सपोर्ट कर सके। देखते हैं। द बोर्ड एक्सपेक्ट्स पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस बी 3057। दोस्तों बायबैक के बाद की मार्केट प्राइस थी 3057 बताइए। ओके, मतलब बायबैक के पहले की भी प्राइस आ चुकी है और बायबैक के बाद की भी आ चुकी है। पोस्ट बायबैक पी रेशियो विल रिमेन दी सेम, मतलब प्री बायबैक इतना रहेगा। पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस है और पोस्ट बायबैक पी रेशियो है, तो क्या पोस्ट बायबैक अर्निंग्स आ सकती है क्या? EPS बिल्कुल आ सकती है। मार्केट प्राइस डिवाइड बाय पी रेशियो, तो पोस्ट बायबैक आपका EPS आ गया दोस्तों 203.8 रुपीज। आगे देखते हैं। द कंपनी proposes to fund the buyback by availing 8% बैंक लोन since available resources are committed for expansion plan। दोस्तों इस लाइन से क्या समझना है सुनिएगा। बायबैक करना क्या होता है? कंपनी के शेयर्स वापस खरीद लेना और लोगों को उसके अगेंस्ट पैसा दे देना। करेक्ट, लोगों को पैसा देने के लिए पैसा कहां से लाओगे? या तो कुछ फिक्स्ड एसेट बेचोगे कंपनी में से, वो नहीं, वो सारे फंड्स तो कमिटेड है। आप क्या करोगे? जितने का भी बायबैक करना है उसका लोन ले लोगे बैंक से 8%। करेक्ट, लोन लोगे तो इम्प्लीकेशन क्या? लोन लोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। करेक्ट, ठीक है। टैक्स रेट 30% है। You are required to calculate the interest amount which can be paid for availing the bank loan। हम कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं बैंक लोन लेने के लिए, वो फिगर आउट करना है। कैसे फिगर आउट करें? हमारे पास बायबैक के पहले की अर्निंग्स है, ठीक है, जो इतनी है पोस्ट टैक्स। हमारे पास बायबैक के बाद की अर्निंग्स है जो इतनी है, मतलब अर्निंग्स बायबैक के पहले की इतनी थी और बाद में सिर्फ इतनी ही चाहिए, मतलब वो डिफरेंस है, वो आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो चाहो तो। करेक्ट, इसी थॉट पे देखना क्या कैलकुलेशन होता है। इस टेबल को ऐसे मत देखना जैसा आपको दिख रहा है, मैंने इजी एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऐसा लिखा है, देखना। यहां से स्टार्ट करेंगे। पोस्ट प्री बायबैक की बात कर रही है। प्री बायबैक आपका पैट कितना था? 200 करोड़। ठीक है, क्या ये पैट 30% के कॉर्पोरेट टैक्स को डिडक्ट करने के बाद आया होगा? यस, मतलब ये 70% था तो 100% कितना? 285.71। मतलब बायबैक के पहले PBT कितना था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 285.71। कोई इंटरेस्ट नहीं था तो क्या बोल सकते हैं क्या प्री बायबैक EBIT भी उतना ही था? यहाँ पे प्री बायबैक अर्निंग्स लिखा है, वो EBIT है प्री बायबैक। ठीक है, एक काम करता हूँ यहाँ पे रेक्टिफाई करता हूँ ना, सिर्फ EBIT लिखता हूँ मैं। ठीक है, EBIT ये रहा प्री बायबैक। ऑब्वियसली बायबैक की वजह से EBIT तो सेम रहेगा ना, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से EBIT के ऊपर इंप्लीकेशन नहीं आता है, नीचे आता है। ये बात आप सब समझते हैं। तो प्री बायबैक EBT इज इक्वल्स टू पोस्ट बायबैक EBT। पोस्ट बायबैक EBT में से कुछ इंटरेस्ट डिडक्ट करना है जो हमें नहीं पता है अभी, वही तो कैलकुलेट करना है। कितना कर सकते हैं उसको देखते हैं। इस नंबर को अभी यहीं रखते हैं। पोस्ट बायबैक EPS के अकॉर्डिंग जब आप रिवर्स कैलकुलेशन किए थे तो 163.04 करोड़ का अर्निंग्स आ गया था टोटलिटी लेवल पे। देखो यहां पे कितना आपने बोला कि पोस्ट बायबैक EPS कितना हो गया था? पोस्ट बायबैक MPS डिवाइड बाय P,
तो पोस्ट बायबैक ईपीएस डिवाइड बाय पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स, सिर्फ 80 लाख से दोस्तों 1 करोड़ के शेयर्स थे, 20 लाख, 20% आप बायबैक करने वाले थे, मतलब 80 लाख के बच रहे थे। 80 लाख के अकॉर्डिंग टोटल अर्निंग्स इतनी हो जाती जो हमें चाहिए। कमिंग बैक 163.03 लाख मतलब 163.03 करोड़ पोस्ट बायबैक अर्निंग, पोस्ट बायबैक स्पैट है, मतलब टैक्स डिडक्ट करने के बाद ये आया होगा। तो इफ दिस इज 70%, 100% इज हाउ मच? 232.91। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना चाहिए, प्रॉफिट और ईबीआईटी इतना है, तो दोनों का डिफरेंस है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू कैन अफोर्ड टू पे ऑन द लोन दैट यू आर प्लानिंग टू टेक टू फंड द बायबैक। करेक्ट? लोन का अमाउंट कितना हो जाएगा? जितना भी आपका इंटरेस्ट था 52.8 डिवाइड बाय लोन का परसेंटेज गिव्स मी द अमाउंट ऑफ लोन एज 660 करोड़। दोस्तों 660 करोड़ का लोन लोगे क्या करने के लिए? सो दैट लोगों के शेयर्स बाय कर लो। 660 करोड़ का बायबैक है आपका, क्योंकि उतने का ही लोन ले पा रहे हो, डिवाइडेड बाय 20 लाख शेयर्स अगर आप बायबैक करते हो तो हर शेयर के अगेंस्ट आप कितना रुपया दे रहे हो? 3300, जो क्वेश्चन ने सेकंड पूछा था। देख लेते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट बता दिया, लोन अमाउंट भी बता दिया। थर्ड पूछ रहा है प्रीमियम पर शेयर और परसेंटेज प्रीमियम। प्रीमियम मतलब पता है क्या? शेयर बायबैक करने के लिए आप मार्केट प्राइस के ऊपर कितना प्राइस दे रहे हो, मतलब हाउ बायबैक, आपका बायबैक प्राइस जिस पे आप बायबैक करते हो वो कितना ऊपर है एज कंपेयर टू योर मार्केट प्राइस। हम लोग देखते हैं, मार्केट प्राइस 3000 था, क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने देखा बायबैक प्राइस इतना है, मतलब रुपी टर्म्स में प्रीमियम इतना और परसेंटेज टर्म्स में 10%। इज दैट फाइन? क्या बोल सकते हैं क्या कि एक बार सोचना शायद एग्जाम में डिफिकल्ट था, बट क्वेश्चन में ऐसे कुछ टफ नहीं है, ठीक है? स्टिल हम लोग इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन मानेंगे आपकी सिचुएशन और सब कुछ कंसिडर करते हुए। क्वेश्चन का 3A डन। 3B के ऊपर दोस्तों डिस्कशन, ये आई थिंक अगेन यार ट्रिकी क्वेश्चन में पता है कैसा होता है, आ गया तो आ गया और नहीं आया तो फिर परेशान हो जाते, दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं। छोटे छोटे आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने बनाए। बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। Aggressive Limited is proposing to fund its expansion plan of 12 करोड़। दोस्तों आपको 12 करोड़ का फंड चाहिए क्योंकि आपको कुछ एक्सपांड करना है बाय मेकिंग अ राइट इशू। दोस्तों राइट्स इशू का क्वेश्चन है, मतलब सिक्योरिटीज वैल्यूएशन चैप्टर को लेके ये लोग ऐसा बैठे हैं, राइट? बायबैक, ऊपर बॉन्ड वाला एक क्वेश्चन कर चुके हो, ऊपर शेयर का वो डिविडेंड वाला एक क्वेश्चन कर चुके हो, 15% ग्रोथ वाला, ये 4 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं अभी तक, ठीक है? आई डोंट नो आगे कितने हैं। एनीवेज 12 करोड़ का राइट इशू करना है ना, इतना फंड चाहिए। द करंट मार्केट प्राइस इज 40, आज का शेयर का प्राइस 40 है। द बोर्ड इज विलिंग टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन सीएमपी फॉर द राइट इशू। मतलब राइट प्राइस, जिस प्राइस पे आप राइट शेयर्स इश्यू करेंगे वो 20% डिस्काउंट पे होगा। मतलब इश्यू प्राइस कितना? 40 माइनस 20% विच इज 32। करेक्ट। The board is also desirous that the fall in ex-right price of the shares is restricted to 10% of CMP। मतलब राइट्स के जस्ट बाद जो एक्स-राइट प्राइस होता है वो CMP से सिर्फ 10% कम होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम हम प्राइस कितना, मिनिमम प्राइस हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉस हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं? 4 रुपीज़ का, मतलब 36 रुपया शुड बी एटलीस्ट द एक्स-राइट प्राइस। ओके, हमें क्या करना है? You are required to calculate the new number of equity shares to be offered for each rights held। हर राइट के बदले कितने नए शेयर्स, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर सिर्फ इतना पढ़ो ना तो समझ में आ रहा है कि कितने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए। अगर सिर्फ उतना ही समझना हो तो मैनेजेबल है। इसके आगे का क्या करना है उसको होल्ड करते हैं। पहले तो ये फिगर आउट बताओ ना कि क्या नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने में पता लग रहा है क्या आपको? बहुत आसान, 12 करोड़ का पैसा चाहिए, है ना? हर करोड़ के लिए 32 रुपीज़ मिल रहा है, क्योंकि जो आप शेयर इशू कर रहे हो उसके अगेंस्ट 32 मिल रहा है। 12 करोड़ डिवाइड बाय 32 गिव्स मी के टोटल राइट शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे? 37,50,000। करेक्ट, टोटल इतने किए जाएंगे। वो पूछ रहे हैं हर शेयर के बदले कितने किए जाएंगे, तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स तो इन्होंने बताया नहीं ना। अगर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स से हम नए वाले इश्यू कर लेते तो वो राइट रेशियो आ जाता, जो अभी तक नहीं पता है, ठीक है? तो इस 1:1 को अभी इग्नोर करो, 3750 तक ही हमारा आंसर लिमिटेड है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट क्या होता है? बहुत सिंपल, एक्स राइट प्राइस
जो राइट के जस्ट बाद होने वाला है उसमें से अगर माइनस कर दो कि आपको वो राइट खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ा, मतलब 36 माइनस 32, 4 रुपये का वो बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है। तो आप राइट बाय करने के लिए जो आप राइट रेनाउंस कर देते हो ना, तो सामने वाली पार्टी जब वो राइट बाय करती है उसके लिए वो कितना रुपया देने के लिए रेडी हो जाएगी, 4 रुपीज़, क्योंकि सामने वाली पार्टी को इतना ही तो बेनिफिट हो रहा है। 32 में वो कंपनी से शेयर बाय करेगा और बाय करने के बाद उसकी प्राइस 36 हो जाएगी। करेक्ट, ठीक है। The total number of equity shares to be issued. Total number of equity shares to be issued. मतलब आई थिंक 3750 देखा जाए तो यहाँ का आंसर होना चाहिए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी कि 3750 यहाँ का आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर 3650 यहाँ का आंसर हुआ कि टोटल हमने इतने शेयर्स इशू किए, तो फिर ऊपर का आंसर क्या होगा वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ऊपर का आंसर देख के क्या समझ में आता है पता है, कि अभी शेयर कितने हैं उसके अगेंस्ट 3750 इशू किए गए, तो आप राइट रेशियो बता दो, लेकिन अभी वाले शेयर्स कहीं क्वेश्चन में दिए ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसको उस पूरी सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया गया ध्यान से देखिएगा, और फिर मैं आपके साथ कॉमन कॉल लूंगा कि यार इंस्टीट्यूट शायद कहाँ पे क्या चाह रहा होगा, हम मिलकर फिगर आउट करेंगे, है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, ये तो समझो आपने 3750 मान लिया, करेक्ट। लेकिन फिर ऊपर क्या माने वो प्रॉब्लम आ जाती है। ऊपर राइट रेशियो अगर एग्जामिनर को बताना है कि हर एग्जिस्टिंग शेयर के बदले हर कितने एग्जिस्टिंग शेयर के बदले हमें राइट शेयर इश्यू कर रहे हैं, उसके लिए अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो बताने का तरीका देखना, आपका एक्स राइट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्स राइट प्राइस क्या, पहले कितनी वैल्यू 40 का प्राइस था, मल्टीप्लाइड बाय एक्स किया तो पुराने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, पहले टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी, प्लस 12 करोड़ रुपया और कंपनी की वैल्यू में एडिशन हो रहा है, डन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जितने नंबर ऑफ शेयर्स नए इश्यू किए गए। ये क्या फॉर्मूला होता है, एक्स राइट प्राइस का जो 36 गिवन है। मतलब टोटल देखा जाए दोस्तों, टोटल अगर देखा जाए तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ x मिसिंग है जो आप सॉल्व करते हो, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जिसको हमने x माना था वो 3750 आ जाते हैं, ठीक है। 3750 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है जो इशू किए जाने चाहिए। मतलब थर्ड पार्ट का आंसर अगर हमें ये लग रहा है, ठीक है, तो फिर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 3750 नए शेयर्स इशू किए जाने चाहिए और अभी भी 3750 है। मतलब रेशियो कितना हो जाता है, हर एक शेयर के बदले हर एक एग्जिस्टिंग शेयर के बदले एक राइट शेयर इशू किया जाना चाहिए, करेक्ट। ये था मेरा पूरा इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन को लेकर। इंस्टीट्यूट क्या पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ला सकता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक मन में डर लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में वो 75 लाख एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि 3750 पुराने और 3750 नए, तो टोटल 75, क्योंकि मतलब एक मन में डर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी वही कैलकुलेट करा है और थर्ड में भी वही पूछ रहा है। एनीवेज हम ये प्रेफर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए, 3750 जो फर्स्ट पार्ट में आया था ना, एक्चुअल में वो यहां का आंसर बनेगा, ठीक है। इस नंबर ऑफ इशूड शेयर्स के बदले, है ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स के बदले 3750 नए इशू किए गए, तो 1:1 जो आता है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा। क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम है, आई कांट हेल्प इट, थोड़ा सा रिपीटेटिव वर्क आएगा हमारा। क्वेश्चन 1 भी इसके साथ क्लियर होता है। आई होप आपको रियलाइज हुआ होगा कि अगेन कॉमन सेंस बेस्ड बट थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है। क्वेश्चन 1 भी सॉर्टेड, 3 भी सॉर्टेड। 4A दोस्तों फैक्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन, 12 मार्क्स। मुझे आई वोंट हाइड, मुझे ओल्ड कोर्स का इतना नॉलेज ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को इजी मानेंगे, टफ मानेंगे, देखा हुआ मानेंगे या फिर नहीं देखा हुआ मानेंगे, ठीक है। वो आप लोगों को अपने लेवल पे फिगर आउट करना है। न्यू कोर्स स्टूडेंट्स आप मस्त रहिए, आपके साथ कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4B दोस्तों, 4B जो क्वेश्चन है ना, वैसे मैं नया बोल सकता हूं, लेकिन नया क्यों नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट नया नहीं बोल रहा हूं मैं, अब आपको नया नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। नवंबर 20 में म्यूचुअल फंड का जो इतना फेमस क्वेश्चन था, बिल्कुल उसका एक छोटा सा पार्ट इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। मतलब न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई वाली फाइल में आपका ये भी क्वेश्चन था जिससे 4 मार्क्स एज इट इज आपको मिलने ही चाहिए, करेक्ट। आओ देखते हैं। Strong NAMC has floated a dividend bonus plan on 1st April 2016। मतलब म्यूचुअल फंड एएमसी जिसकी बात चल रही है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसने डिविडेंड बोनस प्लान 1 अप्रैल को इशू किया कुछ एनएवी के ऊपर। एनएवी नहीं पता है। द फंड हैज रोबस्ट ग्रोथ हैज डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ 1:5, मतलब 1 यूनिट 5 यूनिट्स के बदले ऑन 30 सितंबर। मतलब कुछ टाइम बाद, आई थिंक 1.5 साल बाद, 1.5 ईयर्स बाद कंपनी ने इतना बोनस इशू किया।
उसके बाद 1:4 का बोनस फिर से इशू किया 30 सितंबर 19, मतलब उसके फर्दर 2 साल बाद, ठीक है। 31 मार्च 21 को हमारा टोटल इतना यील्ड, एवरेज यील्ड इतना था। एवरेज वर्ड का रिलेवेंस क्या है? टोटल टाइम पीरियड दोस्तों देखना कितना है, 2016 से 2021, मतलब 1 अप्रैल 31 मार्च सेम माना जाए तो 5 साल, ठीक है। 5 साल का एवरेज यील्ड, मतलब हर साल का यील्ड कितना था? 17.5%। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, चलो पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक हैज मेड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹16 lakhs इन द प्लान बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट बोनस एंड रिमेन इन्वेस्टेड देयर आफ्टर। डे 1 का इन्वेस्टमेंट जो था आपका, ठीक है, वो 16 lakhs था। अब 16 lakhs का इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन रीड करके क्लियर ये नहीं हो रहा है मुझे कि अब बोल रहे 16 लाख का इन्वेस्टमेंट किया बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट बोनस, मतलब 0 पॉइंट पे इन्वेस्ट किया या फिर 30 सितंबर मतलब 1.5 साल बाद तब इन्वेस्ट किया। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अज्यूम करके कि डे 1 इन्वेस्ट किया था 1 अप्रैल को, ठीक है, क्योंकि हाँ 1 अप्रैल को ही, हाँ इनफैक्ट अज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन में जो नीचे डेटा दिया है वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा कि बिफोर मतलब ऐसा मत लेना ना कि डिविडेंड के बोनस के जस्ट पहले, वो एक्चुअली 1 अप्रैल की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 16 लाख का पैसा इन्वेस्ट किया था, कितनी यूनिट्स आई थी वो नहीं पता, ठीक है। 2 बार बोनस मिला है रेस्पेक्टिव डेट्स को, और जब 5 साल बाद हमने देखा तो एवरेज रिटर्न था 7.5%। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। डे 1 की एनएवी नहीं पता, जिस दिन 2 बोनस इशू किए गए उस दिन की एनएवी हमें दी गई है, फिगर आउट करना पड़ेगा इसका क्या यूज है, और क्लोजिंग एनएवी दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक द ओपनिंग एनएवी, ये वाला पार्ट फिगर एडवाइस करना है, विच इज रिक्वायर्ड बाय हिम टू कैलकुलेट द कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब उसको कैपिटल अप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसके लिए उसको ओपनिंग एनएवी चाहिए। मुझे ये नहीं पता है कि हमें सिर्फ ओपनिंग एनएवी बता के छोड़ना है फिर कैपिटल अप्रिसिएशन भी बताना है। आई थिंक सिर्फ ओपनिंग एनएवी बताना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन कितना भी नया हो, कॉमन सेंस बहुत बेसिक चीज़ है। हमें पता है कि इस क्वेश्चन में एक ही नंबर है जो हमें दिया है, जिसका फॉर्मूला भी आपको आता है, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करो और फिगर आउट करते हैं। 17.5% दोस्तों एवरेज रिटर्न है। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में सिंपल एवरेज का थॉट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब जितना भी रिटर्न है उसको 1/5 किया होगा तो 17.5 आया होगा। रिटर्न कितना दोस्तों, जितने भी म्यूचुअल फंड के प्लान्स होते हैं उसको 2 कैटेगरीज हमने डिवाइड किया था। वो प्लान्स जहां पे पर यूनिट कैलकुलेशन होता है, मतलब चलो उस पर नहीं जाते, और कुछ प्लान्स जिसमें टोटलिटी बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। थॉट कौन सा था पता है, वो P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 वाला थॉट होता है रिटर्न के लिए, मतलब NAV1 माइनस NAV0 डिवाइड बाय NAV0। बस डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान और बोनस प्लान के लिए ये NAV1 और 0 का कैलकुलेशन आपको टोटलिटी बेसिस पे करना होता है, ना कि पर यूनिट बेसिस पे। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग और क्लोजिंग सेम नहीं है, इसलिए। यस, आइए, मतलब क्या किया, ये है पूरा NAV1। NAV1 कैसे फाइंड आउट करें? अच्छा एक काम करते हैं, NAV1 मतलब क्या होता है, क्लोजिंग यूनिट्स और क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग NAV पर यूनिट NAV, क्लोजिंग यूनिट्स कितनी वो तो नहीं पता, बट क्लोजिंग NAV ऑफ 100 पता है, तो ये पार्ट तो सॉर्टेड है एटलीस्ट, है ना। NAV1 में वाला पार्ट सॉर्टेड है। NAV1 में और क्या चाहिए, उस दिन क्लोजिंग यूनिट्स कितनी थी। तो ऑब्वियसली हमें अगर ओपनिंग बता देते तो हम ये बता देते कि क्लोजिंग कितनी है, पर ओपनिंग तो एग्जामिनर बता ही नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर उसने ओपनिंग यूनिट्स बता दी और उसने अल्टीमेटली पूछा है आपसे इश्यू प्राइस NAV0, तो आप क्या करोगे, 16 लाख का टोटल प्रोसीड था, उसको अगर ओपनिंग NAV से, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, है ना, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो ओपनिंग NAV आ जाएगा, इसलिए वो तो नहीं बताएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग NAV X अज्यूम कर लेते हैं। 2 बार बोनस मिला, पहली बार 1:5 का रेशियो, मतलब अब आपका वो x कितना हो गया होगा, 1.2x। वापस जब बोनस मिला तो इस बार दोस्तों 1.2 पे 1:4 मिलेगा, ध्यान रखिएगा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.2 पे 1:4 और ऐड किया तो 1.5x हो गया, जो एंड तक चला, करेक्ट। टोटल क्लोजिंग यूनिट्स इतनी 1.5x और क्लोजिंग NAV इतनी, मतलब टोटालिटी वाला NAV1 कितना हो गया, इतना, माइनस टोटलिटी वाला NAV0। NAV0 मतलब ही क्या होता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया था इन टोटल, है ना, वही तो आपका टोटल वैल्यू था।
डिवाइड बाय NAV 0, ये आया 5 साल का रिटर्न। 5 साल के रिटर्न को अगर 5 से डिवाइड करते तो 0.175 आता है। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 17.5 नहीं लिया। 100 भी मतलब 0.175 रहने दो। इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ दोस्तों x मिसिंग है, जिसका था ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स आ जाती है आपकी 20,000 इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। 20,000 का ओपनिंग यूनिट था तो क्लोजिंग कितना हो गया ऑब्वियसली दोस्तों 30,000, करेक्ट। ऑल्दो क्लोजिंग का हमें काम नहीं, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता दिया। ओपनिंग NAV कितना था दोस्तों 16 लाख आपका टोटल पैसा था जो आपने म्यूचुअल फंड को दिया। जो भी आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया उसके अगेंस्ट आपको 20,000 यूनिट्स मिली, तो ऑब्वियसली हर यूनिट के लिए आपने 80 रुपीज ही तो दिया होगा, डिवाइड करके आएगा, करेक्ट। एंटायर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, नवंबर 20 में भी इसी तरीके से हमने समझा था। आई वोंट एट ऑल से इट डिफिकल्ट। फर्स्ट टाइम में फिर भी डिफिकल्ट बोल सकते थे, सेकेंड टाइम में तो डिफिकल्ट बोलने का चांस ही नहीं आता। क्वेश्चन 4 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 5th ए, क्वेश्चन 5th ए तो एक सेंस में मुझे इतना इजी लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि कुछ मैं गलत तो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आई डोंट नो, होपफुली इंस्टीट्यूट भी इसको वैसा ही सॉल्व करे जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मिस्टर एक्स, ठीक है, इज हैविंग 1 लाख शेयर्स। मिस्टर एक्स के पास क्या है 1 लाख शेयर्स ऑफ, क्या रीड करें इसको, कन्याका लिमिटेड, आई डोंट नो वट एवर इट इज, के लिमिटेड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 1 लाख शेयर्स ऑफ क्या लिमिटेड। के लिमिटेड का बीटा कितना सॉरी 1.4। 1 लाख शेयर से वैल्यू नहीं पता, 1.4 का बीटा है। मिस्टर वाई एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो बोल रहा है कि आप उसकी जगह ये पोर्टफोलियो ले लो कि SKPD इतना इतना बीटा है और इतना इतना वेट्स रख लेना पोर्टफोलियो में। वेटेड एवरेज बीटा कैलकुलेट कर दिया, आगे देख लेंगे क्यों। RM और RF दिया है 12 और 8%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग, मतलब ये वाली सारी चीज़ें फॉर दी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये वाली कंपनी, और सजेस्टेड पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो एज अ होल के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, दोस्तों CAPM मतलब इंटर लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, और वो कभी एंड ऑल्सो इन 3 केसेस में। तो अभी के केस में CAPM के अकॉर्डिंग रिटर्न कितना, और मार्केट अगर RM 14.5 हो जाता है, मतलब 2.5 से बढ़ के 14.5 हो जाता है, 2.5 से कम होके 9.5 हो जाता है, इन दोनों केसेस में CAPM के अकॉर्डिंग रिटर्न कितना रहेगा, RF फिक्स्ड रहेगा 8%। दोस्तों बहुत सिंपल यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो जोक हो गया। RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। हमें दोनों पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। कौन कौन से पोर्टफोलियो, के और ये वाली पूरी चीज़ के लिए दोनों का बीटा है, इसका बीटा 1.4, इसका बीटा वेटेड एवरेज, दोनों बीटा 2 बार पुट कर लेना। RM आपके पास 12% है, RF 8% है, RF फिर से ऐड करना, CAPM के अकॉर्डिंग रिटर्न आता है 13.6 और 12.42%। कब, नॉर्मली जब मार्केट रिटर्न 2.5 हो जाता है, ठीक है, मतलब इस बार आपका 14.5% हो जाता है, मतलब RM माइनस RF 6.5% हो जाता है, करेक्ट। 6.5 में 1.4 का मल्टीप्लाई करो प्लस वापस 8% ऐड करो तो 17.1 आता है, और सिमिलरली सजेस्टेड पोर्टफोलियो के इतना आता है। मार्केट रिटर्न 2% से कम हो जाता है, मतलब 9.5 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना, ठीक है। एक बार करके भी देख लेते हैं ये वाले के लिए। RM हो जाएगा 9.5 माइनस RF करेंगे डिडक्ट 8 में अगर 1.4 का बीटा मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये वाला तो आ जाता है 2.1, और उसमें फिर से ऐड किया तो 10.1 का रिटर्न, जो यहाँ पे CAPM के अकॉर्डिंग रिटर्न, और सिमिलरली सजेस्टेड पोर्टफोलियो के लिए बेस्ड ऑन दिस बीटा। लास्ट, और यहाँ पे शायद थोड़ा सा मुझे भी कुछ लगा कि कैसे करें। इफ द मार्केट गिव्स नेगेटिव रिटर्न ऑफ 2.5, मतलब माइनस 2.5 मार्केट का रिटर्न, तो RM माइनस RF क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 माइनस 8, मतलब नेगेटिव नंबर में बीटा मल्टीप्लाई होगा और फिर 8% अलग से ऐड होगा। यस और नो। इससे करके माइनस 6.7 और माइनस 3.6025 अभी और सजेस्टेड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आते हैं। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करना था, बेसिक क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट अब अगर कुछ नया धमाका करता है तो इवन आई विल वेट फॉर इट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गिविंग नेगेटिव रिटर्न, मतलब ये थर्ड वाली चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, इज मोर, तो प्लीज एडवाइज मिस्टर एक्स वेदर टू कंटिन्यू होल्डिंग के लिमिटेड, वो पुराना एग्जिस्टिंग शेयर या फिर सजेस्टेड पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली अगर ये रिटर्न रहेगा, ये
मार्केट का रिटर्न रहेगा तो एग्जिस्टिंग और नए पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ये रहेंगे, लॉस यहाँ पे कम, इसलिए सजेस्टेड पोर्टफोलियो सजेस्ट कर दिया, सजेस्टेड पोर्टफोलियो रिकमेंड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 5th ए इतना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5th बी। 5th बी में आई वुड से 6 में से 3 मार्क्स का तो बहुत इजी, बचा हुआ 3 मार्क्स शायद हम ना सोच पाए, जिसके लिए हम लोग अब मिलके सोचेंगे। ठीक है, आइए। रघु लिमिटेड इज इंटरेस्टिंग इन एक्सपांडिंग एन ऑपरेशन इंस्टॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन यूएस। आप इंडिया के दिख रहे हो, आप यूएस में प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो, जिसके लिए कितना रुपया चाहिए? 8.82 मिलियन यूएस डॉलर। वहां प्लांट लगाना है तो वहां की करेंसी में पैसा लगेगा, करेक्ट। और 8.82 मिलियन तो आपको नेट अमाउंट चाहिए आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब इतने का तो प्लांट ही लगाना है। ठीक है, उसके लिए जो पैसा रेस करेंगे ना, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट जब डिडक्ट होगी उसके बाद इतना पैसा चाहिए टू फंड द प्रपोजल। GDRs आर प्रपोज टू बी इश्यूड टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट। दोस्तों, पैसा रेस करने के जो भी तरीके हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो भी आप लोगों ने सीख रखा है, उसमें से GDR वाला तरीका ऑप्ट किया है। GDR वाले तरीके के अकॉर्डिंग इट इज एस्टिमेटेड दैट फ्लोटेशन कॉस्ट इज गोइंग टू बी 2%। दोस्तों, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा, जो भी आप शेयर पे इश्यू प्राइस रखते हो उसमें से 2% डिडक्ट होने के बाद आपको पैसा मिलेगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ GDR इज 360। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने पता है क्या, आई एम नॉट 100% श्योर, बट इंस्टीट्यूट ने इसको एक कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व किया, जो मैं आपके लिए बहुत ईजी करने की कोशिश करूंगा। कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक ही है वो, सिंपल। देखना आपका इश्यू प्राइस क्या होगा, देखते हैं। पहले 3 पॉइंट्स रीड करो। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ GDR इशू 360 था इंडिया में, शेयर का प्राइस रुपीज में। हर GDR के अंदर 2 शेयर्स हैं, मतलब एक GDR का प्राइस कितना होना चाहिए? 360 इंटू 2, करेक्ट। फिर इश्यू प्राइस 10% डिस्काउंट पे होगा, मतलब 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपीस की टर्म्स में इश्यू प्राइस आगा, और अगर उसको एक्सचेंज रेट से डिवाइड करेंगे तो डॉलर की टर्म्स में हमारा इश्यू प्राइस इतना $9, करेक्ट। आप कैलकुलेशन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, $9। इश्यू प्राइस में से जब फ्लोटेशन कॉस्ट डिडक्ट होती है तो नेट प्रोसीड आता है। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% था, मतलब $9 का 2% डिडक्ट किया तो $8.82 आपको नेट प्रोसीड हर GDR में मिलेगा। दोस्तों, हमें क्या बताना है पता है? यहां से रिक्वायर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यू आर एज अ कंसल्टेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नंबर ऑफ GDR टू बी इशूड। दोस्तों, कॉमन सेंस कैसा है यार 8.82 मिलियन पैसा चाहिए। हर GDR जब इश्यू करते हैं तो उस पर $8.82 पैसा रिसीव होता है, तो कितने GDR इश्यू करोगे डिवाइड करके बता दो ना, 1 मिलियन GDRs इश्यू करना है, सॉर्टेड। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ GDR। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ GDR वाला थॉट आपको पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसा थॉट है। CAPM से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसा आता है? D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। बस P0 की जगह क्या लेंगे हम लोग? नेट प्रोसीड्स। ठीक है, मतलब D1 कितना? पहली बात तो P0 अगर डॉलर्स में है, नेट प्रोसीड्स अगर डॉलर में 8.82, मतलब डिविडेंड को भी डॉलर में करना है। डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन देखना क्या दी है, डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, मतलब D1 है डायरेक्टली दोस्तों, इज पेड एट द रेट ऑफ 20%, 20% ऑफ द फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपए का 20%, मतलब 20 रुपए का हर शेयर पे डिविडेंड विद अ ग्रोथ ऑफ 12%, मतलब जी आ गया 12%। दोस्तों, डिविडेंड 20 रुपए का हर शेयर पे, एक GDR में 2 शेयर, मतलब 20 इंटू 2 कर लिया, हर GDR में ₹40.72 से डिवाइड किया तो डॉलर की टर्म्स में अमाउंट आया डिविडेंड का D1 का। डॉलर वाले D1 को डॉलर वाले नेट प्रोसीड से डिवाइड किया और उसमें 0.12 ऐड किया तो आपका कॉस्ट ऑफ GDR आ जाता है विच इज 18.3%। यहां तक तो कुछ भी नया नहीं था। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट फिर भी नया बट बेसिक। What is your suggestion if company receives an offer from US बैंक? मतलब US में जब आप GDR इशू कर रहे थे ना, उसकी जगह ऑल्टरनेटिव 2, US बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी है इक्विवेलेंट अमाउंट का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 12% है। दोस्तों, इंटरेस्ट की कॉस्ट 12% है, इसकी कॉस्ट GDR की 18.3% है, और जिसमें भी अभी इस 12% में तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जिसकी उन्होंने डिटेल्स नहीं दी बट मिलेगा। आप वो पूछ रहे हैं क्या सजेस्ट करोगे? दोस्तों, बहुत डायरेक्ट आंसर नहीं है यार। क्यों? क्योंकि यार इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है, मानी बात, और डेट की कॉस्ट कम है, तो कंपनी को डेट फायदेमंद है। बट क्या बिना रिस्क को कंसिडर किए कोई भी रिटर्न का डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं। अगर कंपनी को 12% कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी तो उसका एक ऑब्वियस रीज़न है कि 12% के लिए 12% में कंपनी की रिस्क ज़्यादा है। कंपनी की साइड से डेट ऐड होना, मतलब एक फिक्स्ड पेमेंट की लाइबिलिटी ऐड होना, विच इंक्रीजेस द रिस्क, करेक्ट। इन दैट केस मैं तो अब आपके सामने इतना डिस्कशन किया, बट
अगर मैं एग्जामिनर को आंसर दूंगा तो फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा कि यार 18.3% इज अ हायर कॉस्ट, 12% is a relatively lower cost, which is why it should be preferred. However, risk involved in case of bank loan may be higher. बस इतना लिख दो. Done. How much company can save by choosing an option as recommended by you? अब obviously उसने save बोल दिया, मतलब सस्ती cost recommend करनी थी, यही तो clearly उसने बता दिया. कितना save किया? मेरे according examiner ये पूछ रहा है कि हर annum आप कितना save करोगे. तो I think 18.3 million की cost थी GDR में. वही कॉस्ट यूएस डॉलर में कितनी देनी है, सिर्फ लोन में कितनी देनी है, 12%. इन दोनों का डिफरेंस आप सेव करोगे हर साल, और अगर जितने का अमाउंट आपको चाहिए था, इतने का आप लोन लेते, इतना परसेंट पे इसमें डिफरेंस मल्टीप्लाई किया, मतलब डॉलर की टर्म्स में 0.556 मिलियन का पैसा हम हर साल सेव करेंगे. आई होप इंस्टीट्यूट भी इसी तरीके से सॉल्व करे, कुछ नया ना करे, क्योंकि दिस लुक्स ऑब्वियस टू अस. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5B, जो आई वोंट से बहुत टफ था, मैनेजेबल था. 6A, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्वेश्चन प्लस समथिंग नया. आई पर्सनली लाइक्ड दिस क्वेश्चन वेरी मच. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मजा आएगा, आइए साथ में करेंगे. 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को मिस्टर गुरु एक एक्सपोर्टर है, एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक टू सेल 1 लाख USD ऑन 31 दिसंबर 2020. दोस्तों आज है 1 अक्टूबर. आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक्सपोर्टर है तो सेल करेगा, ऑब्वियसली एक्सपोर्टर तो बैंक को सेल ही करता है ना, फॉरेन करेंसी. 1 लाख $, 31 दिसंबर को सेल करेगा, मतलब अक्टूबर के बाद, अक्टूबर पूरा, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने बाद बंदा 1 लाख $, बैंक को सेल करेगा. किस प्राइस पे? आज जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है दैट इज 75.40. हाउएवर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, मिस्टर गुरु रिसीव्ड द अमाउंट ऑन 30th नवंबर. मिस्टर गुरु जो एक्सपोर्टर था ना, उसने वो अमाउंट कब रिसीव कर लिया? 30th नवंबर को ही रिसीव कर लिया. मतलब बैंक को तो 31 दिसंबर को देने का बोला था, बट अमाउंट 1 महीने पहले आपके हाथ में रखा हुआ है. मिस्टर गुरु रिक्वेस्टेड बैंक टू टेक डिलीवरी ऑफ रेमिटेंस ऑन 30th नवंबर. दोस्तों अर्ली डिलीवरी, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अर्ली डिलीवरी का एक क्वेश्चन. दोस्तों जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था लास्ट 2 अटेम्प्ट की एग्जाम्स को लेकर, प्राइमरीली ये वाली अटेम्प्ट को एग्जाम को लेकर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आते हैं, विच इज़ वाई आई रियलाइज कि एक बहुत ही ईज्ड आउट मैनर में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ. बहुत ही ईज्ड आउट मैनर में, मतलब आपको मजा आ जाएगा. वीडियो वहाँ पर टैग कर दूंगा, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जब भी रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ पर टैग कर दूंगा, आई बटन में, वहाँ से पिक कीजिएगा, ठीक है. एनीवेज, अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. टाइमलाइन बहुत जरूरी, इसमें ध्यान से देखना. 1 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, 31 दिसंबर को सब कुछ हो जाना था, लेकिन 1 महीने पहले 30th नवंबर को अब अर्ली डिलीवरी करना है. इंटर बैंक रेट, जिस दिन अर्ली डिलीवरी करना है उस दिन के क्या क्या है? स्पॉट बिड आस्क, 1 मंथ प्रीमियम बिड आस्क, अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर. सबसे अच्छी बात दोस्तों, किस्मत देखिएगा, इंटर बैंक रेट दिए, इंटर बैंक रेट दिए, उसके बाद भी, हाँ इंटर बैंक रेट दिए, उसके बाद भी एग्जामिनर ने एक्सचेंज मार्जिन नहीं दिया, क्योंकि एक्सचेंज मार्जिन देता तो एक काम बढ़ जाता, कभी बिड में आस्क में ऐड करो, बिड में डिडक्ट करो, फिर उसको राउंड ऑफ करो, वो सब काम से बच गए. सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. इफ द बैंक अग्रीज टू टेक अर्ली डिलीवरी देन व्हाट विल बी नेट इनफ्लो टू मिस्टर गुरु. दोस्तों मिस्टर गुरु एक्सपोर्टर है ना, तो एक्सपोर्टर वो फॉरेन करेंसी सेल करेगा बैंक को, तो नेट इनफ्लो कितना होगा? नेट इनफ्लो कितना होगा? सिंपल, जितना करेंसी सेल किया फॉरवर्ड रेट पे वो, माइनस 2 बैंक चार्जेस जो बैंक डिडक्ट करता है अर्ली डिलीवरी के केस में. एक तो स्वैप डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स जो हम कैलकुलेट करेंगे. अज्यूमिंग प्रिवेलिंग प्राइम लेंडिंग रेट इज 18%. दोस्तों मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट कराना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. अर्ली डिलीवरी की ब्रॉड थीम क्या होती है? बहुत सिंपल. बैंक, जब आप अर्ली डिलीवरी के पास जाते हो बैंक के पास, तो बैंक उस दिन आपसे 2 चीजें रिकवर करता है. क्या? पहला स्वैप डिफरेंस. स्वैप डिफरेंस क्या है दोस्तों? बैंक खुद इंटर बैंक मार्केट में जाकर 2 ट्रांजैक्शन एंटर करता है. एक्सपोर्टर के केस में होता है वो सेल बाय स्वैप, मतलब स्पॉट सेल करना और 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करना, करेक्ट. इन दोनों का डिफरेंस बैंक आपसे रिकवर करेगा, अगर लॉस है तो, और गेन है तो आपको पास ऑन करेगा. सेकेंड, बैंक, चलो एक बार फर्स्ट समझते हो फिर सेकंड एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है. स्वैप डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, फिर इंटरेस्ट वाला पार्ट फिर समझेंगे, और इन दोनों का यूज क्या है वो उसके बाद समझेंगे. दोस्तों बैंक ने एज एन, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे लग रहा है पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. मतलब वो इस वीडियो का स्ट्रेच बढ़ जाएगा.
इस वीडियो का ड्यूरेशन स्ट्रेच हो जाएगा, सॉरी। एक्सपोर्टर के केस में सेल बाय स्वैप एंटर करता है बैंक, कहां पे? इंटरबैंक मार्केट में जाके। मतलब यहां पे देखा जाए तो बैंक खुद एक कस्टमर बन गया, ठीक है। सेल बाय स्वैप मतलब बैंक स्पॉट मार्केट में सेल करेगा। अगर बैंक स्पॉट मार्केट में सेल करेगा एज अ कस्टमर, तो सामने वाला बैंक बायर है जो मेन बैंक है, मतलब रेट कौन सा? बिड रेट, करेक्ट। इस पे बैंक ने सेल किया और इस वाले रेट पे बैंक ने बाय किया सेल बाय स्वैप के अंदर। ये वाला रेट कितना हो गया? 75.42। सेल माइनस बाय, सेल सस्ते में बाय महंगे पे $1,00,000 के ऊपर रुपीस टर्म्स में 20,000 का लॉस। ये हो गया स्वैप डिफरेंस। इसके अलावा दोस्तों 30 नवंबर को बैंक अपनी साइड से 2 कैश ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेगा जो बैंक ने की है। क्या क्या? पहला तो बैंक ने स्पॉट में सेल किया 75.22 पे, और ये सेल पता है क्यों किया? क्योंकि एज अ बैंक सोचो ना, वो एक्सपोर्टर जल्दी आ चुका है और वो जल्दी आके मुझे $1,00,000 इस प्राइस पे बेच रहा है, करेक्ट। तो उसने जब $1,00,000 मुझे बेचा तो मैंने उसको रुपी दिया, वो आउटफ्लो कैश का। अब वही $1,00,000 मैं इंटर बैंक में जाके स्पॉट रेट पे सेल किया, तो बिट 75.22 पे सेल किया, तो उससे मेरा इनफ्लो आया। इस इनफ्लो और इस आउटफ्लो का जो डिफरेंस है, उस पे इंटरेस्ट जो लगेगा वो हम कस्टमर से रिकवर करेंगे या फिर उसको पे करेंगे। दोस्तों इनफ्लो हुआ 75.22 से, आउटफ्लो हुआ इस रेट पे $1,00,000 के लिए 18,000 का आउटफ्लो। ध्यान सुनिएगा, इस 18,000 का हमें कुछ काम नहीं है, वो स्वैप लॉस अलग है। इस 18,000 पे इंटरेस्ट कितना? दोस्तों 18% से 31 डेज का, मतलब 30 नवंबर और 31 दिसंबर जो आपकी ओरिजिनल डेट थी, इन दोनों डेट्स 31 डेज का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो 275.18 आता है। सिंस ये आउटफ्लो था तो कस्टमर से इंटरेस्ट रिकवर करना है, कस्टमर से 275 भी रिकवर करना है और स्वैप लॉस भी रिकवर करना है। रिकवर कैसे करोगे? दोस्तों कस्टमर जिस दिन अर्ली डिलीवरी देने आया, उस दिन आप बोलोगे $1,00,000 मुझे दे दो एज अ बैंक, और कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे मैं आपको उसका रुपीस दे देता हूँ। बस देते टाइम ये दो चीज़ें डिडक्ट कर लेंगे। तो 1,00,000 इंटू 75.4 माइनस दीज टू अमाउंट्स गिव्स मी दी अमाउंट जो नेट इनफ्लो होएगा किसको? मिस्टर गुरु को। सॉर्टेड। आई होप मैं क्वेश्चन इजीली एक्सप्लेन कर पाया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ गुरु कैन डिप्लॉय, ये वाला पार्ट है जो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और इसमें तो मुझे एक डाउट है, हम एक चीज करेंगे जो शायद इंस्टीट्यूट भी ना करे, कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। इफ मिस्टर गुरु कैन डिप्लॉय दीज फंड्स इन USD, मतलब पता है क्या? आपको $1,00,000 जो जल्दी आया ना $, एक महीने पहले जो आ गया, उसको आप डिप्लॉय कर दो, इन्वेस्ट कर दो, एंड ही गेट्स अ रिटर्न एट द रेट 3% पर एनम, और उस $, पे 3% रिटर्न अर्न कर लो, ठीक है, एक महीने के लिए। और पूछ रहे हैं विच विल बी बेटर, तो ऑब्वियसली $1,00,000 जब 3 महीने के लिए 31 डेज के लिए इन्वेस्ट होगा, और तो कितना $, बन जाएगा? वो इतना, करेक्ट। इस $, को वापस क्या करेंगे हम लोग? रुपये में कन्वर्ट करेंगे अब 31 दिसंबर को। दोस्तों 31 दिसंबर को किस रेट से कन्वर्ट करेंगे, या कंफ्यूज मत होना, 31 दिसंबर को इस रेट का कोई रेलेवेंस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप पहले ही तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो 31 दिसंबर को सेल करने का, और वो कॉन्ट्रैक्ट की अर्ली डिलीवरी ना लेना पड़े, इसीलिए तो आपने इन्वेस्ट किया है। मतलब 75.4 पे अगर जब वो इन्वेस्ट होगा, तो आपके पास रुपी टर्म्स में 7559,212 का अमाउंट आएगा कैश में, रुपी टर्म्स में। डन। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मेरे कंसर्न्स। पहला रिस्क, काश इंस्टीट्यूट भी इसी रेट से कन्वर्ट करे जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना, फॉरवर्ड रेट से जो बुक किया था ओरिजिनली, ना कि इससे, ठीक है। सेकंड, पूछ रहे हैं कि $1,00,000 3% में इन्वेस्ट करना बेटर है या फिर इसकी डिलीवरी ले लेना बेटर है? दोस्तों अगर सिर्फ इसको और इसको देख के आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे इन्वेस्ट करना बेटर है। क्यों? क्योंकि 75,59,000 इज हायर देन 75,19, लेकिन दोस्तों अमाउंट कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड मंथ के एंड का अमाउंट है। 1,00,000 नवंबर में आया और एक महीने के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन अर्ली डिलीवरी का अमाउंट तो सिर्फ सेकेंड मंथ के ही एंड का है ना। तो मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट इन दोनों को कंपेयर कर देगा। अगर नहीं करा और इसने हमारे जैसा सॉल्व किया तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर रुपी का अमाउंट है, उस पर 18% का इंटरेस्ट 31 डेज के लिए ऐड करो, राइट। तो वो अमाउंट कितना आ जाता है? ये वाला अमाउंट 763, और 763 इज नाउ कंपेरेबल विद 7559, जिसमें से हम 763 चूज करेंगे, राइट। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंस्टीट्यूट यही करे जो हम करना चाह रहे हैं, और आई बिलीव यू वुड अग्री टू माई लॉजिक कि एसएफएम पे दो अलग अलग पॉइंट पे कैश फ्लोज कंपेयर हो ही नहीं सकते। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से इंटरेस्टिंग छोटी छोटी ट्रिक्स थी, शायद मिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीटली नया क्वेश्चन बट लॉजिकल है ना।
ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के पहले आई वुड से कि मैं कोशिश करता हूँ अपने जो क्लास नोट्स होते हैं, है ना, उसमें जाके मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। फॉरेक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ है? ये तो करेंसी है, करेंसी, ये वाला पार्ट, यस दोस्तों, ठीक है। ये क्लास नोट्स का एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये क्लास नोट्स है हमारे। फॉरेन करेंसी में बोरो और इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन होता है ना, वो दो चीज़ों से इंपैक्ट होता है। पहला, नॉर्मल डोमेस्टिक करेंसी में तो क्या मैटर करता है, सिर्फ कितना इंटरेस्ट देना है। फॉरेन करेंसी में दो चीज़ें मैटर करती है, इंटरेस्ट कितना लगेगा और लोन लेते और लोन देते टाइम करेंसी में अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कितना होगा। वो उन दोनों चीज़ों का इफेक्ट साथ में कैसे दिया जाता है, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी फॉरेन करेंसी की कॉस्ट 10% है, ठीक है, फॉरेन करेंसी का लोन आप 10% पे ले सकते हो, मतलब यूएस वाले बंदे को लोन कितने में मिल रहा है, 10% पे। अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गया 5% से, तो आपके लिए इफेक्टिव लोन की कॉस्ट पता है कितनी हो जाती है? 1.1 जो लोन का रेट था उसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए नुकसान हो रहा है, जब पैसा देने जाएंगे ना तो बड़े हुए रेट पे देना पड़ेगा। तो 1.05 मल्टीप्लाई किया, -1 किया, तो इफेक्टिव रेट आता है। सिमिलरली फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर में लोन लिया था और डॉलर अप्रिशिएट हो तो ये और डॉलर डिप्रिशिएट हो तो 0.95 से मल्टीप्लाई कर दो, 5% ऊपर और 5% नीचे। अगर फॉरेन करेंसी में लोन लिया है और रुपी अप्रिशिएट हो जाए, दोस्तों रुपी अप्रिशिएट हो जाए, कंफ्यूज मत होना, रुपी अप्रिशिएट हो जाए तो आप क्या करोगे, 1.1 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करेंगे 1.05 से। दोस्तों इस वीडियो के आई होप बेसिक है तो मैं लॉजिक समझा रहा, मुश्किल है, वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा, पर मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं, ठीक है। 1.1 डिवाइड बाय 1.05 -1, और अगर होम करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए तो डिवाइड तो करोगे लेकिन इस बार 0.95 से करोगे, ठीक है। तो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए ये कंक्लूड कर देता हूं कि सर ये सब याद कैसे रखेंगे। दो सिंपल से रूल, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो तो मल्टीप्लाई, होम करेंसी अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो तो डिवाइड। पहले की चीज किससे करेंगे, तो सब में 1.1 को, पर किससे, अब वो सुनना। अप्रिशिएट हो तो 1.05 से, क्योंकि 1 रुपया अप्रिशिएट होकर 1.05 होता है। डेप्रीशिएट हो तो 0.95 से, क्योंकि 1 रुपया डेप्रीशिएट होकर 0.94 होगा, और वो 1 वाला इफेक्ट कैंसिल आउट करने के लिए बस यही थॉट्स अप्लाई करना है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन बी रीड कर रहे हैं, 6B, Mr. Menon, an Indian investor, invest in listed bonds in USA. If price of the bond at the beginning of the year is USD 100, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज था प्राइस, इट इज USD 103 एट द एंड, जिस दिन ईयर एंड पे जब आप खड़े हो तो 103 का प्राइस है। कूपन रेट 3% एनुअल रीपेमेंट है, मतलब अगर रुपी इन्वॉल्व ना किया जाए, सिर्फ फॉरेन करेंसी का रिटर्न देखा जाए तो कितना, 3 प्लस वो D प्लस P1 माइनस P0 वाला थॉट है, ठीक है, 6% का आपका रिटर्न। दोस्तों सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, जो लॉजिक आपने यहाँ पे बोरोइंग के लिए लिया है ना, ये वाला लॉजिक, ठीक है, सिमिलर लॉजिक इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। बस फर्क कितना है, बोरोइंग आप पे करते हो, इन्वेस्टमेंट से आप रिटर्न रिसीव करते हो, करेक्ट। बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करते हो, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न रिसीव करते हो, कॉमन सेंस पूरा सेम है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअल में मैं इसका लॉजिक डिस्कस करता हूँ कि ये वाली चीज़ कहाँ से बन रही है, ठीक है। तो अब वो प्लीज़ अभी नहीं करें, है ना, वापस आते हैं। वो बोल रहे हैं कि यूएसडी वाले बंदे का रिटर्न कितना, 6%। वो बोल रहे हैं फाइंड आउट द रिटर्न ऑफ होम करेंसी, मतलब इंडिया वाले बंदे ने जो इन्वेस्ट किया उसकी ही करेंसी में आप बताइए, अगर यूएसडी फ्लैट है तो कितना % रिटर्न, सेम। अगर यूएसडी अप्रिशिएट हो गया, ध्यान से देखना, फॉरेन करेंसी यूएसडी थी और यूएसडी ही अप्रिशिएट हुआ, मतलब मल्टीप्लाई होगा 1.03 से। यूएसडी डिप्रिशिएट हो गया मतलब 0.97 से मल्टीप्लाई होगा। इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो गया, मतलब इस बार होम करेंसी अप्रिशिएट होगा, मतलब डिवाइड होगा कितने से, 1.05 से, करेक्ट। ये सब करने से ये सारे आंसर्स आते हैं जो आप देख पा रहे हो। इसका मतलब पता है क्या है, इंडियन बंदे के लिए वो आफ्टर, मतलब उसके पास नेट नेट में जो रुपी गया और नेट नेट में जो रुपी आया, उसके बेसिस पे उसका रिटर्न कितना, इतना। लास्ट, will your answer differ if Mr. Menon invest in bond just before interest payable? यार इस क्वेश्चन को मैं समझ ही नहीं पाया, इंस्टीट्यूट पूछना क्या चाह रहा है। आई नो एंड में कुछ थ्योरी का कंटेक्स्ट देना है, आई थिंक, एक सेकंड दीजिए सोचने के लिए। हाँ, आई थिंक इंस्टीट्यूट पता है क्या बोल रहा है,
इंस्टीट्यूट शायद ये बोल रहा है कि देखो आपने 0 पॉइंट पे इन्वेस्ट किया और फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस हो गया 103, और ऐसा मान सकते हैं या 3% का कूपन ईयर एंड में ही मिला होगा, विच इज़ नॉर्मली द केस, ठीक है। एग्जामिनर बोल रहा है कि आप जस्ट बिफोर इन्वेस्ट करते हो कूपन मिलने के जस्ट पहले, मतलब तब शेयर का प्राइस कितना होगा, शेयर का प्राइस कितना होगा, बस लगभग जितना एंड में है उतना ही, करेक्ट। बॉन्ड का प्राइस कितना होगा, जितना एंड में है उतना ही। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली, प्लीज सुनना, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम और रिडम्पशन का टाइम एक हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम और रिडम्पशन का टाइम एक हो जाएगा, जिस वजह से आप पे करेंसी वाले फ्लक्चुएशंस मैटर ही नहीं करेंगे, राइट क्योंकि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, जस्ट बिफोर द इंटरेस्ट इज पेबल, मतलब एंड में, राइट। तो आई थिंक एग्जामिनर यही बोलना चाह रहा है और उसी बेसिस पे वही कमेंट करना चाहेगा कि फिर फॉरेक्स का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 6B। दोस्तों 7 क्वेश्चन के 4-5 थ्योरी पार्ट, जिसमें से आई थिंक सॉल्व 4 करने हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो विद दैट आई थिंक दैट आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू दी एंटायर पेपर, जितना हमें डिस्कस करना था। कुछ पार्ट के लिए माई अपोलॉजीज, जो कुछ पार्ट मैंने डिस्कस नहीं किए, जैसे कि ये वाले इनिशियल जो आपने देखे थे यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ 3-4 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस नहीं किए। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे चुका हूँ। लास्ट आई वुड से, अगर जेन्युइनली आपको लग रहा है कि दिस वीडियो मेड सेंस फॉर यू, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज दैट इज हाउ यूट्यूब गेट्स टू नो। यूट्यूब ये वीडियो कब सजेस्ट करेगा, जब आप लाइक करोगे तभी उसको पता चलेगा हाँ वीडियो एक्चुअल में अच्छा था, राइट। सो विद दैट ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स, माई जेन्युइन सिंपैथीज टू ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम पेपर फेस करना पड़ा, क्योंकि एक प्रेशर में फेस करना डिफिकल्ट है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।